ये तो बायस अकाउंटेबिलिटी है समी साहब, बिल्कुल एक इंतकामी कार्रवाई रखती है, ग्रज रखती है कि आप फैक्ट्स को ऑन बोर्ड लाए बगैर जो है एक तरफा किसी के खिलाफ फैसला दे दें और ये भी तस्दीक ना करें कि आया झूठ क्या है और सच क्या है। अगर FIR ही दर्ज नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, सिर्फ हेयर से की बुनियाद पर कि उसने ये कहा उसने ये कहा, आपने एक मुकदमा भी वो जो उसका जो एक फैसला है वो भी ख़त्म हो गया और वो ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो आज भी कहीं पता नहीं कोई और बड़े अफसर बन के बैठे होंगे। जो आप जिस मुकदमे की बात कर रहे हैं इसमें झोल नजर आ रहा है सनी। तो ये तो पोजीशन बड़ी इनकी कमज़ोर हुई है ऑडियो लीक से। क्या कहते हैं, आप तो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी समी साहब, बिल्कुल ये एक तरह का सिक्योरिटी ब्रीच है जिसको आज उन्होंने एक तरह का तस्लीम भी किया, एतराफ़ भी किया। एक तरह का ये एतराफ़ है कि आपका जो वज़ीर आज़म हाउस है वो जो है वो महफूज नहीं है। अब इसके ज़िम्मेदार कौन है, कोई इदारा है या इनके अपने इंटरनल है, किसने ये किया है, वो तो ज़ाहिर जब इनको आएगी चीज़ सामने। जो यार लोग हैं बहुत सारे जो प्रो नून लीग हैं वो तो कह रहे हैं जी ये ऑडियो लीक्स ने शहबाज शरीफ साहब का बड़ा कद काठ बढ़ा दिया है। 30 तारीख तक ऑडियोज आ जाएंगी, उसमें हमारी सिक्योरिटी की ऑडियोज होंगी, उसमें हमारे सर्विसेज चीफ्स की हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये उसने कहा 30 तारीख को ये सारी लगा दी जाएंगी। भाई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम सर्च कमेटी से निकाला है इन्होंने। क्या ये कोई शराफत है कोई? ये तो कोई ना कोई इनको वजह चाहिए कि हम कोई अपना गुस्सा जो है ना किसी के ऊपर निकालें। वो वाइस चांसलर मरियम नवाज खुद गई हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ गए हैं वहां पर, ये सारे जाते हैं, लैपटॉप बांटे, ये वहाँ गए हैं। और आपको याद होगा और कोई शर्म नहीं आती इनको। हर वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के निशाने के ऊपर है जो पाकिस्तान की बात करता है और पाकिस्तान की तरक्की की बात करता है, पाकिस्तान की आवाम की बात करता है, कानून और आइन की बात करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं फ़खर रहमान साहब स्काइप पर और साबिर शाह साहब लाहौर से हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में सदीक साजिद साहब जो हमारे चीफ़ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट आज हमारे पास एजेंडा है और ऐसी खबरें हैं जो तहलका खेज़ खबरें हैं। शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, उसमें बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने एतराफ़ किया, बहुत सारी चीज़ों को तस्लीम किया, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि मुल्क में इंतखाबात वो करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसके साथ साथ जो दूसरे मामलात हैं जिनमें ऑडियो लीक्स है उसकी भी गुफ्तगू तो उन्होंने की है, लेकिन जितना वो संजीदा इशू है वज़ीर आज़म साहब नज़र नहीं आया कि उसको इतनी संजीदगी से ले रहे हैं। मरियम नवाज साहबा की आज दरख्वास्त जो थी हाई कोर्ट में, उस पर नैब ने अपना जवाब सबमिट कर दिया कि जनाब हमें मरियम नवाज के पासपोर्ट्स की अब ज़रूरत नहीं है और वो बिल्कुल इसका मतलब यह है कि वो बाहर जाने के लिए तैयार हैं और पर तोल रही हैं। इसहाक डार साहब आ गए सेनेट में, उन्होंने अपने ओहदे का 4 साल बाद हल्फ उठा लिया और बहुत अपोजिशन ने वावेला किया। वहाँ पर उनको डाइस को जो स्पीकर थे, चेयरमैन थे सेनेट के, उसको घेरे में लेने की भी कोशिश की, लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब हल्फ उठा चुके और अब वो कल वज़ीर का हल्फ भी उठाएंगे। लेकिन उन्होंने आज ही क्रेडिट ले लिया कि मैं अभी पहुँचा ही हूँ तो डॉलर 9 रुपये सस्ता। लेकिन जो कानून समझने वाले लोग हैं वो परेशान हैं, अफसुर्दा हैं कि क्या मुल्क है ये, एक कैसी बनाना रिपब्लिक हमने ये बना दी है कि जहाँ पर जो अरबों रुपए लूटने वाला जो 4 साल तक मुल्क से बाहर रहा, वज़ीर आज़म के जहाज़ में फ़रार हुआ, वज़ीर आज़म के साथ ही वापस आया और अब सेनेटर है और कल वज़ीर ख़जाना बन जाएगा और वो क्रेडिट ले रहा है कि मैं अब इस इकॉनमी को दुरुस्त कर रहा हूँ। तो ये सारे हमारे इश्यूज़ हैं, लेकिन आगाज़ जो है मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा और एक इम्पॉर्टेंट बड़ी एक डेवलपमेंट है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि निज़ाम है, चाहे वो जुडिशरी का है चाहे वो अकाउंटेबिलिटी का है, किस कदर खोखला निज़ाम है और यहाँ पर कितनी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। ये मेरे सामने एक लेटर पड़ा है जो एग्जैक्ट जो एक IT कंपनी है उसने लिखा है
अपने वकील साहब जो थे उनके रिजवान अब्बासी साहब को। इसमें मुख्तलिफ इसमें शिकें हैं, मुख्तलिफ इसकी वो हैं इसके पॉइंट्स हैं। मैं एक एक करके आऊँगा, लेकिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है 6ठे नंबर पर और 7वें नंबर पर, फ़खर रहमान साहब मैं चाहूँगा कि ज़रा इस पर मैं आपसे बात करूँ। पहले ये मैं पढ़ देता हूँ। 7वें नंबर पर वो ये कह रहे हैं कि ये एक एग्जैक्ट का केस था, बहुत बड़ी आईटी कंपनी, उसको क्योंकि इस आईटी कंपनी ने के ओनर ने चैनल बना लिया था, तो इसलिए तमाम चैनल्स इसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए, एक स्कैंडल बनाया गया और उसमें इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए। उसी केस का एक हवाला दिया गया जो हाई कोर्ट से रिमांड हुआ कि इसमें उनके अपने वकील को इस कंपनी ने ये ख़त लिखा है। मेरे पास ये कॉपी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिसाइड्स द अबव ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील इट वाज एलिज्ड दैट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हु पास जजमेंट डेटेड फलां प्रोसीडेड ऑन द चार्ज ऑफ टेकिंग ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम ए ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर यानी ये नहीं लिखा हुआ कि कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर, इसका मतलब है कि कोई सर्विंग ऑफिसर। However, it was you who failed to the raised objection that acquittal judgment should not be set aside merely on the allegation of the presiding officer. In fact, no FIR was registered nor any inquiry was conducted against that allegation on the presiding officer. बाकी जो पॉइंट है वो सारे मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन ये जो केस था सारा इसका फैसला कर लिया गया इन इल्ज़ामात पर कि ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है, एक ब्रिगेडियर साहब से रिश्वत ली गई है। ना कोई इसकी FIR दर्ज हुई, ना कोई तहकीकात दर्ज हुई, सिर्फ गुफ्तगू पर यह तस्लीम कर लिया गया। उस ब्रिगेडियर के खिलाफ कोई FIR नहीं, कोई तहकीकात नहीं, सच जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन मुकदमा जो है वो उड़ा दिया गया। फ़खर रहमान, ये फिर कैसी अकाउंटेबिलिटी है? ये तो बायस अकाउंटेबिलिटी है समीर साहब, बिल्कुल एक इंतकामी कार्रवाई लगती है, ग्रज लगती है कि आप फैक्ट्स को ऑन बोर्ड लाए बगैर जो है एक तरफा किसी के खिलाफ फैसला दे दें और ये भी तस्दीक ना करें कि आया झूठ क्या है और सच क्या है। तो ये तो बाकायदा आपको आपकी जुडिशियल विक्टिमाइजेशन है। इसको इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है? अच्छा, इसमें मैं एक मिसाल आपको, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा, हम सब ने सुना कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने मलक क़यूम को टेलीफोन कॉल की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमे के हवाले से, तो उसके बाद वो मलक क़यूम साहब तो फारिग हो गए, हाई कोर्ट ने से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फारिग कर दिया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आज भी वज़ीर आला हैं। तो ये जो ब्रिगेडियर, अगर किसी ब्रिगेडियर ने कोई पैसे दिए हैं तो भाई वो ब्रिगेडियर साहब, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती थी? क्या उनसे पूछा नहीं जा सकता था? और दूसरी बात यह है कि अगर FIR ही दर्ज नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, सिर्फ हेरसे की बुनियाद पर कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, आपने एक मुकदमा भी, वो जो उसका जो एक फैसला है वो भी ख़त्म हो गया, और वो ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो आज भी कहीं पता नहीं कोई और बड़े अफसर बन के बैठे होंगे। तो ये क्या है अकाउंटेबिलिटी? क्या कोई ऐसी ताकत है जो इस ब्रिगेडियर साहब से पूछे कि भाई ये जो बात है क्या आपने दिए पैसे या नहीं दिए, या अनटचेबल्स हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे मैं तो कह रहा हूँ कि बायस इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, यानी कि जो नाइंसाफ़ी है और बुग़्ज़ जो है वो इस वक्त बिल्कुल अयां है, और कानून की ज़बान में कहते हैं कि हेयर से इज़ नो एविडेंस। यकीनन जो आप FIR की बात कर रहे हैं वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। जब वही मौजूद नहीं है, किसी भी मुकदमे में FIR बुनियादी एक दस्तावेज होती है, और अगर वही मौजूद नहीं है तो फिर तो केस ही नहीं बनता। और जहाँ तक तहकीकात की बात है तो यकीनन उनसे पूछना चाहिए था, उनसे रिश्वत ली गई या उनको रिश्वत दी गई, जो अभी भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। इसमें तो कोई बार ही नहीं है। अगर कहीं पे किसी भी मौके के ऊपर ये बात सामने आ जाए कि आपकी हद तलफी की गई है, आपको इंसाफ नहीं मिला है, तो इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो कमी रह गई है उसको पूरा करें और उनसे पूछ-पूछ कर लें, और मामले का जो शफाफ तरीके से अमल है उसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। ये नहीं हो सकता कि आपके खिलाफ जो है वो महज बेबुनियाद एक फैसला दे दिया जाए और आपको उसका
विक्टिमाइज कर दिया जाए, आपको निशाना बना दिया जाए, तो ये तो बिल्कुल इंसाफ नहीं होता। वो क्या जैसे कहते हैं, जस्टिस मस्ट बी सीन टू हैव गिवन, या इंसाफ होता नजर आना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो आप जिस मुकदमे की बात कर रहे हैं इसमें झोल नजर आ रहा है सनी इसमें। अच्छा, ये एग्जैक्ट का लेटर है जो उन्होंने अपने वकील साहब को लिखा है, उनकी सर्विसेज विदड्रॉ की हैं राजा रिजवान अब्बासी साहब को। उसमें उसकी रीजंस भी बयान किया उन्होंने कि आप क्योंकि हमारे मुकदमे में वकील थे, लेकिन आप शहबाज गिल के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूटर बन गए, आप डिफेंस लॉयर हैं लेकिन आप प्रोसिक्यूटर बन गए, और फिर आप जो नूर मखदूम है फिर उनकी फैमिली के वो उसमें भी आप वकील बन गए अक्यूज़ की तरफ से। तो फॉर्मर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके ख़िलाफ़ ATC में प्रोसिक्यूटर बन गए। तो पहले जब उनको लिया इस कंपनी ने तो वो एक बड़े पब्लिक वो थे, डिफेंडर थे, और जो इस तरह के जो केसेस हैं अक्यूज की मदद, यानी जिसमें कोई जुल्म होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन अभी तो जिस तरीके से वो प्रोसिक्यूटर बने हैं तो उस पर उन्होंने इनकी सर्विसेज ले ली हैं। फिर इसमें यह भी एक चीज़ है इस लेटर में कि ये टाइम बार था, कि इसमें ये लिखा है, 6 नंबर है, इट वॉज फर्दर कन्फर्म फ्रॉम द perusal of the High Court order that you did not object to the time barred appeal which was filed after 102 days while the limitation was 30 days and in some cases 60 days। और फिर दूसरा ये भी कहा गया है कि जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्होंने खुद कहा जाके कि जनाब आप इन चार्जेस पर जो अक्यूज़ है एग्जैक्ट, इस पर आप मुकदमात शुरू करें। तो ये मैंने जो पहले आपसे बात की है ब्रिगेडियर साहब की, और उसके बाद ये सारा मामला, ये इस हद तक मिलकर काम किया जाता है कि हर चीज़ आप ही की हो जाती है। ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी कहलाती है। और ये जो बातें आप बता रहे हैं तो ये तो एक कॉन्स्पिरेसी लगती है कि साजिश बाकायदा तैयार की गई है और घर का भेदी जो है वो लंका डाल रहा है। तो ये तो किसी भी तरह से इस तरह का कोई केस एग्जैक्ट के खिलाफ जो है वो स्टैंड ही नहीं करता। और ये जस्ट एक और बात, यानी इसमें तो एक और बात है कि एक ब्रिगेडियर साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया कि, या बता दिया कि, या किसी ने कह दिया कि पैसे उन्होंने दिए हैं, उसके बाद वो आराम से अपने दफ्तर में बैठ के काम कर रहे हैं, किसी ने उनको पूछा नहीं। और जो लोग IT एक्सपोर्ट्स के ज़रिए पाकिस्तान पैसे लेके आ रहे हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, जुर्म सिर्फ ये है कि शायद उन्होंने कुछ और कोई मीडिया का उन्होंने उसमें आने की कोशिश की, तो उनको आप खुदे लाइन लगा दें। ये कहानी है सारी। बिल्कुल इसी तरह से लग रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये एक इंतकामी कार्रवाई लग रही है, पर्सनल ग्रज लग रही है, और किसी भी तरह से जो इंसाफ के तकाजे हैं, असूल हैं, उसके ऊपर मबनी ये कार्रवाई नहीं लगती। और जो वकील हैं जिनका हवाला दे रहे हैं, उन्होंने इंतहाई प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा किया है। जब वो आपके वकील हैं तो उनको सिर्फ के दिल से आपके मुकदमे को पैरवी करनी चाहिए, और अगर वो इस तरह करते हैं तो इसको हम प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी कहते हैं। देखना चाहिए। मुझे लगता है कि इन ब्रिगेडियर साहब की जो तहकीकात हैं इनसे होनी चाहिए, क्योंकि या इसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं बनती मुकदमे की इस वजह से। बहरहाल फ़खर हमारे साथ हैं, अब सदीक साजिद साहब भी हमारे पास आ गए हैं, और आज अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। जो जनाब शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने बड़ा, आज एक तो सदीक उन्होंने इस बात को रूल आउट कर दिया कि वक्त से पहले कोई इलेक्शन करवाएंगे, और दूसरा ये जो लीक्स के हवाले से, ऑडियो लीक्स के हवाले से, उसको तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये एक्चुअल लीक्स हैं। तो उसमें तो बहुत सारा वो फॉरेन उसका इलेक्शन कमीशन का और वो सारा मामला है। तो ये तो पोजीशन बड़ी इनकी कमज़ोर हुई है ऑडियो लीक से। क्या कहते हैं? आप तो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी समी साहब, बिल्कुल ये एक तरह का सिक्योरिटी ब्रीच है जिसको आज उन्होंने एक तरह का तस्लीम भी किया, एतराफ़ भी किया, और एक बहुत बड़ी ये सिक्योरिटी की नाकामी है। और इसी वजह से उन्होंने कहा जी मैं एक हाई पावर जो है वो कमेटी जो है वो तश्कील दे रहा हूँ, 2 केस की जो है वो तहकीकात करेगी। लेकिन वो ज़ाहिर है एक जो ऑडियो थी मरीम नवाज़ की दामाद की मशीनरी के हवाले से, उसका उन्होंने ज़्यादातर जो है वो जवाब दिया, काफ़ी वो एग्रेसिव भी नज़र आया उसका जवाब देते हुए। लेकिन ज़ाहिर है वो एक स्कैंडल, जो और भी बहुत सी ऑडियोज़ आई हैं, इमरान खान ने मुख्तलिफ जलसों में उसका हवाला दिया, ख़ुद
और जो टीवी चैनल्स पे भी चलती रही, एक तरह का ये इतराफ़ है कि आपका जो वज़ीर आज़म हाउस है वो जो है वो महफूज नहीं है। और अब आप देखिए कि बेशक एक है जवाज़ इन्होंने बनाया कि कल चूँकि वफाकी काबीना का इजलास है, जिस वजह से कौमी सलामती कमेटी का जो कल होने वाला था इजलास था वो मुलतवी कर दिया गया, लेकिन बाद नज़र में उसके मुलतवी होने की वजह भी अब यही वो ऑडियो लीक है, उसकी सिक्योरिटी अभी तक इसको वो, क्योंकि आज हमें जब हम वज़ीर आज़म हाउस में गए हैं तो वहाँ पे हमें गैर मामूली जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें जो है वो नज़र आई हैं, चेकिंग और स्वीपिंग करना और ये वो सब, क्योंकि ज़ाहिर अगर कोई वहाँ पे बगिंग सिस्टम मौजूद है और वज़ीर आज़म जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद इन सारी चीज़ों का एतराफ़ कर रहा है, तो इससे तो फिर वाज़े तौर पर समी साहब ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये एक तरह का जो वज़ीर आज़म हाउस में जो लोग बैठे हुए थे या जो इसके ज़िम्मेदार थे, ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसके ज़ुम्मे ये सारा काम होता है कि वो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, तो उनकी तरफ से भी कुछ गफलत, कुछ सुस्ती उसका जो है मुजाहरा किया गया है। अब ये तहकीकात जो इन्होंने खुद ही कहा है कि मैं करवाता हूँ, लेकिन एतराफ़ तो उन्होंने कर लिया और उस एतराफ़ के बाद ये चीज़ तो ख़ुद भी उन्होंने ये कही समी साहब कि कौन सा आलमी लीडर होगा या कौन सा इस किस्म की वो हमसे आकर बात करेगा अगर इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच होता है। अब इसके ज़िम्मेदार कौन है, कोई इदारा है या इनके अपने इंटरनल है, किसने ये किया है, वो तो ज़ाहिर जब इनको आएगी चीज़ सामने वो तो सामने आनी बहुत ज़रूरी। बाकी जो आप बात कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, इमरान खान के जो PTI के अरकान के इस्तीफ़ों के हवाले से, उसकी नवाज शरीफ से मंजूरी लेने के हवाले से, वो तो फिर सारी चीज़ें जो है वो एक तरफ का उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि ऑडियो में उन्होंने ना नहीं की, उन्होंने कहा हाँ ठीक है मेरी आवाज़ है, बल्कि आज उन्होंने यहाँ तक कह दिया हमें जो तो नहीं पता था, लेकिन आज उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ बात कर रहा था वो बंदा मशीनरी के हवाले से डॉक्टर तोकीर था, जो कि मेरा प्रिंसिपल जो है वो सेक्रेटरी है, कि उन्होंने मेरे सामने ये केस रखा वो मरीम नवाज के दामाद के हवाले से और उसके साथ वो गुफ्तगू जो है वो हो रही थी, यानी कि वो उन्होंने सारी इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट जो है ठीक हो गया। अच्छा साबिर शाह साहब आप हमारे साथ हैं, मुझे सुन रहे हैं? जी। अच्छा शाह जी, मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, मैं आपकी ये कोई पहला मौका तो नहीं है कि ये हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है या हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी गुफ्तगू टेप हुई है और ऑडियो लीक हुई है। आपको याद है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की चाइना से जो एक कॉल थी मुबैना, वो भी लीक हुई थी, और भी मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई एजेंसीज की इंटरनल लड़ाई भी हो सकती है। शायद कोई एजेंसी जो है इस वक्त जिस एजेंसी के पास वज़ीर आज़म ऑफिस का सारा सिक्योरिटी है वो वहाँ पर अपनी प्रेजेंस चाहती है, तो उन्होंने इसको कुछ इस हवाले से उनका कुछ रोल हो। मतलब ये एक स्पेकुलेशन है। आप बहुत नज़र है आपकी पूरी दुनिया में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, बिकॉज यू आर ए रिसर्च स्कॉलर, तो क्या आप इसमें ऐड करेंगे? हमेशा मेरा ख्याल है ये हुकूमत को वार्निंग दी गई क्योंकि हुकूमत देखिए ऑपोजिशन के काबू में तो नहीं है। वो आपके सामने फ्रॉड करे, स्कैंडल आए, कुछ भी हो, वो कहते हाँ हमने किया, कर लो जो करना। और अपोजिशन आपके सामने कमजोर है, इमरान अभी तक नहीं दे पा रहे, कहीं से उन्हें इंतजार है किसी इजाजत का जो अभी तक नहीं मिल रही। उनकी इजाजत के बगैर फ्रेंडली मार्च नहीं हो सकता। हमने 25 मई को देख लिया। वो आता हूँ आपके सवाल की जानिब पे, देखिए दुनिया भर में तो 1939 से हो रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट से 4 दफा हुए, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट हुआ, फिर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया अपने मुखालिफिन के लिए और फॉरेन पॉलिसी के लिए, और फिर ओबामा तक और बुश तक और ट्रंप के दौर तक ये होता आया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट 1963 से प्राइम मिनिस्टर मैकमिलन के जमाने से भाग हो रहा है। इसी तरह दुनिया के यकीनन तमाम वो प्रेसिडेंट हाउस और ये सारे सदूर जो हैं अपनी अपनी एजेंसियों के हाथों बेबस हैं। हकीकत तो ये है। जी हाँ, हकीकत ये है। मुझे अचंभे की बात कोई भी नजर नहीं आई है जो लीकेज हुई है। देखिए वो आपने की बात कर रहे हैं 1985 से कर रहे हैं, तो सारा दिन यही करते हैं दफ्तर में बैठ के हमें क्या मिलेगा। ना करते हो तो इस तरह मुल्क सैलाब में ना डूबो, लोग भूख से न मर रहे। और फ्यूजिटिव ऑफ जस्टिस एक फाइनेंस मिनिस्टर नूर खान एयरबेस आर्मी के कंट्रोल में है और पाकिस्तान एयरफोर्स की। अच्छा शाह जी ये बड़ी मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि टाइम बस ऐसा आ गया। मैं जब वापस आता हूं तो यहीं से शुरू करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। शाह साहब आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और हमारा सवाल ये था कि ये
हर मुल्क में जो एजेंसियां हैं उन्होंने अपने हुक्मरानों को बेबस इस लिहाज से कर रखा है कि जब चाहती हैं वो इनको बग कर लेती हैं और उसको इस्तेमाल करती हैं। और हमें जो सबसे बड़ा स्कैंडल नज़र आया वो डीप थ्रोट, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि वाटरगेट स्कैंडल में निक्सन साहब से छुटकारा हासिल किया और वो FBI थी जिसने सब कुछ किया। तो ये अपने ही हैं जो सब कुछ करते हैं, बाहर से तो कोई नहीं करता। जी अपने करते हैं। कई जगह पे एस्टैब्लिशमेंट्स बहुत मजबूत होती है, जिस तरह पाकिस्तान है, तो यहाँ जो है एस्टैब्लिशमेंट्स बड़ा इफेक्टिव यूज कर लेती है। सिंध के मामले में आपको याद है कि उन्होंने अपने मुखालिफिन के ऑफिस बंद करवाए थे और बाद में किसी FBI के लोगों ने वाशिंगटन पोस्ट के 2 रिपोर्टर्स वुडवर्ड और एक और को सारी खबर लीक कर दी थी। वो खबर भी लीक कर देते हैं कि हमने की है। निक्सन वाइट प्रेसिडेंट अमेरिका के जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जो मुआवजे के बहुत करीब पहुंच चुके थे और बाद में इनको जान बचाई उन्होंने, पार्डन दिया प्रेसिडेंट। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जब हुकूमत किसी के काबू में नहीं होती, बहुत मजबूत होती है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट में काबू। अच्छा, मैं शाह जी मैं क्योंकि मैं स्ट्रेट सवाल, हम ये बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है, ये कोई हैकिंग नहीं है, ये काम अपनों का ही है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन आ रहे हैं तो इसलिए वज़ीर आज़म साहब पर ज़रा नज़र ज़्यादा रखनी है, तो इसलिए ये जो इस वक्त जो IB है जो वज़ीर आज़म हाउस को देखती है, अब शायद किसी और एजेंसी की भी शिरकत हो जाए वज़ीर आज़म हाउस में सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के नाम पर। मैं आता हूँ आपकी तरफ, क्योंकि फ़खर रहमान जो हैं वो भी मुझे बड़े बेताब नज़र आ रहे हैं इस मौजू पर बात करने के लिए, बड़ा उनको अबूर हासिल है इन तमाम इश्यूज़ पर। तो फ़खर रहमान साहब, ये जो कुछ हुआ इसमें जो यार लोग हैं, बहुत सारे जो प्रो नून लीग हैं, वो तो कह रहे हैं जी इन ऑडियो लीक्स ने शहबाज शरीफ साहब का बड़ा कद काठ बढ़ा दिया है। क्या बात है जी, वो तो देखें, वो कह रहे हैं कि नहीं मरियम को मैं समझा दूंगा, आप प्लांट लेके ना आए। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो अमेरिका और बरतानिया के दौरे पर ब्रीफिंग के लिए, लेकिन सदीक साजिद साहब मुझे बता रहे थे ब्रेक में कि 70% जो गुफ्तगू है वो इमरान खान पर हुई है। तो ज़रा ये बताइए ये सब मामला क्या है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब काफ़ी भुखलाए हुए लगे थे और ख़ास तौर पर जब ये ऑडियो लीक का सवाल आया तो उसके ऊपर वो बस बोलते ही चले गए और फिर उसके बाद लग ऐसा रहा था कि जितनी भी उन्होंने भड़ास अपनी निकालनी है वो निकाल दी और इसी में वो कन्फेशन भी कर गए, इतराफ़ी जुर्म भी कर गए। और वो जो मरियम और उनके दरमियान जो ऑडियो है उसकी उन्होंने जिम्मेदारी भी ले ली और डॉक्टर तौकीर शाह का भी नाम ले दिया। और इसी तरह से दीगर जो ऑडियोज़ हैं उसके बारे में भी उन्होंने कंफर्मेशन दे दी और फवाद चौधरी ने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के रेफरेंस का मुतालबा भी कर दिया है। तो अभी मजीद ऑडियोज़ की बाज़गश्त जो है वो चल रही है। मजीद ऑडियो की बाज़गश्त नहीं है भाई, उसने ये लगा दिया है कि 30 सितंबर को सारी ऑडियो मैं रिलीज कर दूंगा और उसके बाद अकाउंट बंद कर दूंगा। वो जो अकाउंट ट्विटर का ये रिलीज कर रहा है, मैंने खुद देखा आज, उन्होंने ये पोस्ट लगा दी है कि 30 तारीख तक ऑडियोज आ जाएंगी, उसमें हमारी सिक्योरिटी की ऑडियोज होंगी, उसमें हमारे सर्विसेज चीफ्स की हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उसमें हमारे आर्मी के, एयरफोर्स के और जो नेवी के सरबराहान हैं उनकी गुफ्तगू शामिल है, इंपॉर्टेंट इश्यूज पर गुफ्तगू शामिल है। और ये उसने कहा 30 तारीख को ये सारी लगा दी जाएंगी भाई। जी, तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि जो इतलात हैं वो यही हैं कि अब पता नहीं कौन आर्टिकल 6 के दायरे में जाएगा और किसका पता नहीं कोर्ट मार्शल होगा। ये बहुत बड़े सवालात उठते हैं और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि शायद उनकी हुकूमत जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो खुद एडमिट कर चुके हैं ये सिक्योरिटी ब्रीच है और जो कौमी सलामती की मीटिंग है अब वो नहीं होने जा रही है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि वो इस तरह की मीटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे मामलात जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। अगर उनको बंद रखना होगा तो फिर इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। इसीलिए आइंदा के चंद दिन जो है वो बड़े अहमियत के हामिल है पाकिस्तान के सियासी मंतज़ाम। मैं आता हूँ आपकी तरफ सदीक साजिद साहब, ये तो लगता तो नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि इस हुकूमत के कुछ जाने के दिन आ गए हैं। वो तो कह रहे थे कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और उन्होंने बड़ा दावा किया कि आपने कोई हीरे जवाहरात तो नहीं आपने उसकी बात सुनी, आपने तो मेरी बात सुनी और मैं तो बड़ा यानी कानून के मुताबिक बात कर रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि ये बात तो तस्लीम की कि अब यहाँ पर तो कोई बंदा भी आके बात नहीं करेगा, इसलिए कि वो सारे डरेंगे
कि ये तो हमारी चीज़ें इधर टेप हो रही हैं। तो सदीक साजिद, क्या ये कोई इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे वज़ीर आज़म साहब, और अगर करवाएंगे तो किन से? यानी एजेंसियों ने ही इसको रिकॉर्ड किया है ना, चाहे वो IB हो, चाहे कोई अस्करी एजेंसी हो, किया तो उन्होंने ये रिकॉर्ड इसको। तीन जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो ऑलरेडी इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रहे हैं, जिसमें 2 तो हमारे अस्करी हैं और एक IB उसमें जो है वो शामिल है। तो क्या मतलब वो कर रहे हैं, वो ये मैंने रिकॉर्ड किया, अगर वो सारी तहकीकात कर रहे हैं नहीं, वो ज़ाहिर है अब वो अपने तौर पे वो कर रहे हैं। जो जिनकी सोर्सेज से मेरी बात हुई उन्होंने कहा जी हम तो इसको देख रहे हैं जी किसने जो है वो किया है। बात जो आपने की है ना, जो आपने एक नुक्ता उठाया है, जो आपने वो बात कही है कि शायद कोई 2 इदारों का आपस का कोई और इशू वज़ीर आज़म ऑफिस जो है उस पर कंट्रोल हासिल करना डायरेक्ट क्या जी। और ये इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग तैनात, इल्ज़ाम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इल्ज़ाम हुकूमत वाले ये लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि जो डिस्कशन चल रही है कि IB के कुछ ऐसे अफसरान जो तैनात वहाँ पे थे इमरान खान के दौर के, उनमें से किसी एक के ऊपर जो है वो शक शुबा जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। क्योंकि जो आप बात एक मिनट आप जो हर बात जो है वो तो ज़ाहिर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का 70% इमरान खान, वो तो ज़हन पे, दिमाग पे, दिल पे इतने वो सवार हैं, वो उन पे लगा रहे हैं कि उनके लोग ये हो सकते हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। जो काफ़ी दिनों से आप ये बात कर रहे हैं, ये हैक नहीं हुआ, डाटा हैक नहीं हुआ, ये बाकायदा तौर पे ये क्या बेचा गया या जो भी किया गया, या जिस तरह भी किया गया, ये बात तो कन्फर्म है। क्योंकि हैक वाला वो काम जो है वो नहीं है। अब ये किसने किया, या वाकई उन लोगों ने किया, या कोई वो इदारों का कोई आपस का है कि भाई हम, या फिर वज़ीर आज़म को एक मैसेज दिया गया, या फिर जो आप बात कर रहे हैं कि नज़र उन पर रखी जाए, कोई इंपॉर्टेंट किस्म की तकर्रियाँ होनी। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया, उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान से मशावरत नहीं करूँगा। क्या उन्होंने तोसीह देते वक्त मशावरत की थी कि मैं इनसे मशावरत करूँ? यानी कि वो इस चीज़ के ऊपर, और फिर उनसे ये भी सवाल हुआ था कि अगर जो है वो आपको बैठाया जाता है इमरान खान के साथ, आर्मी चीफ बैठाते हैं इंतखाबात के हवाले से, तो आप बैठेंगे? तो उन्होंने कहा जी मुझे तो इस किस्म का कोई मैसेज नहीं मिला, मैं तो 4 साल अपोजिशन लीडर रहा, ये कायदे ईवान थे। उस वक्त मेरे से बात करना पसंद नहीं, कि मतलब ये है कि ये उन्होंने अपने ज़हन में बैठाया हुआ है कि इंतखाबात वो अपने वक्त पर ही करवाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, गुफ्तगू जारी रहेगी लेकिन 1 मिनट के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अजीब मुल्क है, वज़ीर आज़म ऑफिस की गुफ्तगू टेप हो रही है और वहाँ पर एक्सेस या IB की है या दूसरी हमारी अस्करी एजेंसियों की है। वही तहकीकात करेंगे कि ये किसने इसको बनाया, क्या इसका होना है, क्या नहीं होना। एक मजाक से कम नहीं है ये, और बड़ा अफसोसनाक है। इससे भी अफसोसनाक अरबों रुपए का जिस पर इल्ज़ाम है, जो वज़ीर आज़म के जहाज़ में फ़रार हुआ, वज़ीर आज़म के साथ ही वापस आ गया है। आज सेनेट का हल्फ उन्होंने उठा लिया है, सेनेटर का। अब कल वो वज़ीर ख़जाना बनेंगे कुंजी, और वो आते ही उन्होंने कहा देखो मैंने कदम रखा है, और $9 रुपए डॉलर नीचे आ गया। और हमारे जो साबिर शाह साहब हैं, वो तो इसहाक डार साहब को इतना जानते हैं, उनके अब्बा जी को भी और उनके पुराने घर को भी। मुझे अक्सर ये कहानियाँ सुनाते हैं। तो जनाब साबिर शाह साहब, एज ए पाकिस्तानी तो आज आपका सर फ़ख्र से बड़ा बुलंद हो गया होगा कि इसहाक डार साहब आ गए हैं वापस। देखिए सभी सब बात ये है कि IMF से पैसे मिल गए हैं, बाकी जगह डेट रीशेड्यूलिंग की बात हो रही है। ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है वक्ती तौर पे इस सारे गर्दाब से निकलने के लिए। और दूसरा ये कि इनके ये जो माफियाज हैं, फॉरेस्ट डीलर्स वगैरह, उनके साथ भी ताल्लुकात हैं। तो ये वही है कि जी मैं आऊँगा फलां तकरीब में, आप मुझे हाथ डालिए गुलाब के। तो ये सारा कुछ मैनेज करवाया जाता है और ये सेंटिमेंट ड्रिवन है। इसमें इनका कमाल कोई नहीं है। कमाल देखिए जब ये गए थे 27 अक्टूबर 2017 को, तो आपको पता है उस वक्त क्या पोजीशन थी? उनका पोजीशन ये थी कि हम 2 से 3 अरब डॉलर के लिए कोशिश कर रहे थे बाहर के मुल्कों से, और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। वो पैसे हमसे रेज नहीं हो रहे थे, हमारे फॉरेन एक्सचेंज बहुत डाउन थे जब ये गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और उस वक्त हमको इनके दौर में तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर 4 साल में कर्जा ले चुके थे। और बाकी सिचुएशन आपके सामने है कि 2017-18 के बाद क्या हुआ। इमरान खान क्या चीखें मारते रहे कि खजाना उन्हें मिला। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि नो इकोनॉमिक विजिट, ये वो विजिट है कि 1998 में हमने, आपको याद है कि अपने न्यूक टेस्ट किए, न्यूक्लियर धमाके किए, तो इन्होंने पकड़ के $46 पे फ्रीज कर दिया।
उस वक्त कितना पैसा और फिर जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स थे उनको भी फ्रीज कर दिया था, उनको भी उठा लिया था। एक ऐसी अनसर्टेनिटी इन्होंने क्रिएट की थी। अच्छा शाह साहब, एक और बड़ा अहम मामला है, क्योंकि मैंने सारे डिस्कस करने हैं, वक्त कम है हमारे पास। यानी ये इस कदर बेहया ये लोग हैं, खासतौर पर वो गवर्नर साहब, वो उनकी शक्ल तो मोमनों वाली है, करतूत कैसे हैं वो मैं नहीं कहता। वो जो वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के, सर्च कमेटी से उनका नाम निकाल दिया, इससे घटिया। और फिर मतलब मुझे तो इतना इस बात पर अफसोस हुआ कि अगर लोग इनको पकड़ पकड़ कर नारे लगाते हैं, इनको चोर चोर कहते हैं, बेईमान कहते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो और क्या करे, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान ने आके गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से खिताब किया। मुझे लगता है कि शाह साहब जहां पर है शायद कोई साथ में पीछे कोई इबादत गाह है, कोई मस्जिद है, कोई इस तरह की बात आ रही है। फखर रहमान, ये सवाल आप मुझे इसका जवाब दे दे, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम सर्च कमेटी से निकाला है इन्होंने, क्या ये कोई शराफत है कोई? ये असल में साहब हर तरह की सियासत में इनको नाकामी हो रही है, तो कोई ना कोई इनको वजह चाहिए कि हम कोई अपना गुस्सा जो है ना किसी के ऊपर निकालें। वो वाइस यानी मरियम नवाज खुद गई हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ गए हैं वहां पर, ये सारे जाते हैं, लैपटॉप बांटे ये वहां गए हैं। और आपको याद होगा और कोई शर्म नहीं आती इनको, शर्म नहीं आती। और हमजा शहबाज जब किया था तो वो बच्चों को करप्शन के ऊपर लेक्चर देता रहा, वहां पे करप्शन होनी चाहिए। हाँ, तो वो इमरान खान तो सियासी शऊर की बात कर रहे थे, हकीकी आज़ादी की बात कर रहे थे, नौजवानों में कल को गवर्नमेंट कॉलेज से कोई पाकिस्तान का नया वज़ीर-ए-आज़म निकलेगा तो वो तो उनको शऊर देने की बात कर रहे थे, और वो इनकी करप्शन की और इनके बदनुमा चेहरे जो हैं इनके बारे में उनको आगाह कर रहे थे। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि इनकी मुनाफिकत जो है वो खुल के सामने आ गई है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी वजह से मीडिया जो है वो इनके निशाने के ऊपर है, हर वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इनके निशाने के ऊपर है जो पाकिस्तान की बात करता है और पाकिस्तान की तरक्की की बात करता है, पाकिस्तान की आवाम की बात करता है, कानून और आइन की बात करता है। इन चोरों और डाकुओं को ये बातें पसंद नहीं है। ये इसीलिए कभी आपका चैनल बंद हो जाता है, कभी आपके ऊपर कोई हमलावर पहुंच जाता है, कभी कोई दूसरा चैनल बंद हो जाता है, कभी किसी सहाफ़ी को ये निकलवा देते हैं, इसलिए कि ये झूठ है, इनका सारा मीमार झूठ पे खड़ा हुआ है। और ये जो इसाक डार जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये मुझे पहले बताएं, ये आज कह रहे थे जी $9 नीचे आ गया, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 अप्रैल को भी हुई थी। हाँ, तो उस वक्त भी यही दावा किया गया था कि जी रुपया जो है गेन कर गया और नीचे आ गया और माशी इशारे वो बड़े तो ठीक है। उस वक्त तो ये कहा गया था कि देखें ये जो हुकूमत आई है तो कैसे डॉलर जो है वो कैसे नीचे आ रहा है, स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जा रही है, लेकिन वो एक बुलबुला साबित हुआ। उसके बाद इस बात को डिफेंड कोई नहीं कर सका। जी हाँ, इसाक डार का पुतला जो है ना वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगा देना चाहिए अगर ये इतनी दावे करे। हाँ, ये तो वैसे सभी साहब, ये सदीक साजिद जी, इस मुल्क का क्या कानून है, अपनी आंखों से हमने देखा एक शख्स जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के जहाज में गया, फरार हुआ, वज़ीर-ए-आज़म के जहाज में आ गया, न पर्चे मुकदमे केस सारा कुछ, अदालतों का वक्त भी जाया, सब कुछ है साफ शफाफ पवित्र। और जिन पर मुकदमे चल रहे हैं वो भी देख लें जी, ये मैं बैठा हूँ आपके सामने दर्जन से ज्यादा दर्जन सारे गद्दारी पर, वो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल। और बेचारे सहाफी साबिर शाकिर, अरशद शरीफ उनको भागना पड़ा। आरिफ हमीद भट्टी अफेयर है, मुझे बताइए, वो बेचारे हमारे जमील फारूकी को मारा पीटा गया। मैं कह रहा हूँ कि यही तो फिर आप जब रोना रोते हैं, एक तरफ वो यही बात जो हम करते हैं ना कि एक तरफ कहते हैं जी कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ सबके लिए बराबर, ये सबके लिए बराबर है। आप अच्छा करो कोई फैसला करते हैं जी। अच्छा, एक फैसला 2 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, इलेक्शन कमीशन फैसला में करके बैठ गया और इसाक डार साहब ने हल्फ भी उठा। सदीक साजिद 2 मिनट रह गए, वो तो उन्होंने हल्फ उठा ही लेना था। 1-1 मिनट दोनों भाई। वो मरियम साहबा का नैब ने कहा हमें पास नहीं, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये जोरदार तमाचा है पाकिस्तान के हर इदारे के ऊपर। यार इन करप्ट लोगों के मुंह पे तमाचा है, लोगों के मुंह पे क्यों तमाचे मारते हो फखर रहमान? मैं यही कह रहा हूँ कि सभी आप ये देख लें कि आपने अरशद शरीफ का, सभी उसका, साबिर शाकिर का और आरिफ हमीद भट्टी साहब का जिक्र किया और अपने फारूकी साहब का जिक्र किया, और उनके लिए हर किस्म का आइन और कानून से आ जाता है। और ये मफरूर अदालतों को मफरूर शख्स जो है वो जहाज में बैठ के वापस आता है, बजाय इसके कि ये वज़ीर-ए-आज़म कहता है ये लोग मफरूर को पकड़ के मैं ले आया हूँ,
जनाब जज साहब, एक मैं आपको बता दूं, एक और मुलजम अरबों रुपए की करप्शन का सुबह पहुंचा 8 साल के बाद एयरपोर्ट से सीधा हाई कोर्ट, वहां से सीधा पहुंचा एक और शहर में, एक और कोर्ट में। मीडिया ने नाम तक नहीं लिया उसका, नाम तक नहीं लिया भाई। सदीक साजिद साहब, अब मरियम साहबा तो फिर बस परवाज भरने के लिए तैयार है। मैं तो आपसे बहुत आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूं तो कि ये मोहतरमा जाएंगी, तो फिर ये सब कुछ एक डील ही है ना, डील वील है ना। डील आज नहीं कहा शबाश, ये डील वील है। शबाश, तो कौन है ये डील करता, कौन है? हाँ माशाल्लाह, तो जवाब दे सकता है, नहीं हिम्मत है तो जवाब दो, नहीं तो कल फिर हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को कराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।